नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष कोचिंग के एक नए वीडियो में। और आज हम फिर व्याकरण में से एक नया विषय चुन करके आपके सामने लाए हैं। जैसा कि हमने पहले क्रिया पढ़ा था, है ना, तो क्रिया में हमने जाना था कि क्रिया क्या है। क्रिया को भी हमें जानना ज़रूरी है कि जिस भी काम को हम कर रहे हैं, जो होने की प्रक्रिया हो रही है, जो काम को होना बता रहा है, जिसमें ना लगता है, मैंने आपको बताया भी था, तो वो हम समझ सकते हैं कि वो क्रिया शब्द हैं। अब क्रिया विशेषण, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ये भी हमको जानना है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम क्रिया को पढ़ रहे हैं तो उसके बाद क्रिया विशेषण आता ही है। और ज़रूरी है कि जब हमने क्रिया पढ़ा है, क्रिया को जाना है, तो उसके बाद हमें क्रिया विशेषण बताना ही है। और उसकी अब क्या है, इसकी परिभाषा हमें लिखना है ना। हमने क्रिया लिखा, क्रिया की परिभाषा हमने लिखी, उसके प्रकार भी हमने लिखे। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने बीच में भी भेद आपको बताए थे और ये भी बताया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर ना लिखें तो सकर्मक अकर्मक क्रिया तो ज़रूरी ही है कि आपको लिखना ही है उसमें, है ना। अब उसके बाद आपको बताना है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि हमें परिभाषा लिखना है ना। तो परिभाषा क्या है, क्रिया की विशेषता जो बताता है ना, जो हमें क्रिया की विशेषता बताता है वही हमारा क्रिया विशेषण है या क्रिया विशेषण कहलाता है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से लिखें, बस आपकी परिभाषा सही होनी चाहिए, ठीक है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा क्रिया से ठीक पहले आता है, क्रिया से ठीक पहले जो आता है वो आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात कि ये क्रिया की विशेषता बताता है और ये क्रिया के ठीक पहले आता है। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं और इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। और बहुत छोटा सा वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकर के आते हैं, छोटी छोटी बातें लेकर के आते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लेकर के आते हैं। उसके बाद देखिए, ये अविकारी शब्द है, ठीक है। अविकारी शब्द मतलब क्या होता है, मतलब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा भारी हिंदी का शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा। कई बार हम इस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अविकारी मतलब कि परिवर्तन नहीं होता है जिसमें किसी भी प्रकार का। कैसे परिवर्तन नहीं होता है, लिंग वचन, है ना, लिंग वचन कारक जो भी हो, कुछ भी हो, इसमें परिवर्तन नहीं आता है। इनके आने से भी अगर कोई वचन ही बदलते हैं, कुछ ही बदलते हैं, तो जो आपका क्रिया विशेषण है वो बदलेगा ही नहीं, उसमें कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, इसलिए ये अविकारी शब्द है, ठीक है। आपकी परिभाषा क्या बनती है, क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण, ठीक है। उसके बाद क्रिया से पहले आता है हमेशा, ठीक है। फिर ये एक अविकारी शब्द है, फिर ये अपने मूल रूप में ही उपयोग किया जा सकता है, आप इसको नहीं बदल सकते हैं। इसका जो मूल रूप होता है वही प्रयोग होता है, आप इसे बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं और इसे जब आप परिभाषा में अपनी बनाएंगे तो अगर आपको 3-4 लाइन की भी परिभाषा लिखनी है, 5 लाइन की भी लिखनी है, तो आपकी वो भी बन जाएगी। और उसके अलावा अगर आप छोटे छोटे इस तरीके से अगर एक पॉइंट में या 2 लाइन में उसे लिखना चाहते हैं तो भी आपकी परिभाषा वो बिल्कुल बन जाएगी। जैसे कि मैंने बताया है आपको, अपने मूल रूप में उपयोग होती, जैसे थोड़ा, तेज, है ना, इसे आप बदल तो नहीं सकते हैं। ये थोड़ा है तो आप उसको किस चीज़ में बदलेंगे, तेज है तो आप उसको किस चीज़ में बदलेंगे, है ना, उसे बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। जल्दी, जब, अब, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये इन्हें बदला नहीं जा सकता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं हम कि ये अविकारी शब्द होते हैं, है ना। क्रिया की विशेषता बताते हैं और क्रिया से पहले लगते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब उसके बाद आता है भेद। हम पहले जान रहे हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है। भेद प्रकार मैंने पहले ही बताया था आपको, भेद और प्रकार में हमें कुछ भी इधर उधर नहीं होना है, कुछ भी इधर उधर नहीं सोचना है। प्रकार मतलब जैसे हम प्रकार देते हैं, संज्ञा सर्वनाम लिखते हैं, उनके प्रकार, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, उसी प्रकार से इसमें भी भेद या प्रकार, है ना। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें आज जानेंगे, उसके बाद इसके बाद वाले अंक में हम इसको और भी अच्छे से जानेंगे। तो पहले हम इतना जानते हैं, कालवाचक, है ना, कालवाचक
रीतिवाचक, स्थानवाचक और आपका परिमाणवाचक। और हर बार जैसा कि मैं कहती हूँ उसी चीज़ को मैं फिर से दोहराती हूँ कि हम जब प्रकार के बारे में भी बताते हैं या किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसका नाम ही हमें बताता है कि वो क्या है, वो क्या चीज़ है। तो जैसे कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं। ठीक है, तो आपका कालवाचक है। कालवाचक क्या है? ये क्रिया के होने का समय बताता है। होने का समय, अब यह हमें पता है होने का समय क्या है। मैंने थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। जैसे सीता कल मेरे घर आई थी। यहाँ पे आप कोई भी उदाहरण बना सकते हैं, आप आज बना सकते हैं, कल बना सकते हैं, परसों लिख सकते हैं। बस आपको क्या बताना है, ये आपको जो काल बताना है। मतलब कि ये मैं सुबह घूमने गया था। मैं कब गया था? सुबह घूमने गया था। काल या समय जो बताता है वो आपका कालवाचक हो जाता है। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से हम उसे जानते हैं, जो क्रिया के होने का समय बताता है। तो कल आपका हो गया और सुबह आ गया, मैं सुबह घूमने गया था या मैं शाम को घूमने जाऊंगा। हम जो भी बता रहे हैं बस हमें उसमें समय का ध्यान रखना है, काल का ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ये निश्चित रूप से क्रिया के होने को भी बताता है ना। निश्चित रूप से क्रिया के होने का पता इसमें हमें चलता है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि निश्चित रूप से क्रिया का होना ये हमें बताता है। निश्चित रूप से क्रिया के होने का इसमें हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे मैं दोपहर में बाजार जाऊंगी। ठीक है, मैं दोपहर में बाजार जाऊंगी। ठीक, हमें पता चल रहा है कब जाऊंगी मैं? दोपहर को। ठीक है, दोपहर में जाऊंगी। अब वो अक्सर शाम को ही आता है। ठीक है, अक्सर शाम को। कब आता है? शाम को ही आता है। ठीक है, अब हमें इसमें निश्चित पता चल रहा है, निश्चित रूप से हम बता रहे हैं कि क्या अक्सर वो शाम को ही आता है। तो यह हमें निश्चित रूप से मालूम चल गया कि कब आ रहा है, वो शाम को आ रहा है। तो इस तरीके से जब हम कालवाचक में बता रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी उसमें भटकना नहीं है। कालवाचक में हमें समय को बताना है और समय से संबंधित ही उदाहरण देने हैं। जैसे मैंने बताया, कल कह सकते हैं आप, आज कह सकते हैं आप, परसों कह सकते हैं आप, कुछ ही बताएं, बस आप उसमें समय का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, तो कई बार दो बार मैंने इन सब चीज़ों को आपको बता दिया है और निश्चित रूप से क्रिया के होने का पता चलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो वो अपने आप माइंड में रखेंगे। और उसके बाद हम आते हैं रीतिवाचक। ठीक है, तो रीतिवाचक क्या है? रीति मीन्स क्या होता है? तरीका या विधि, है ना। कई बार हम सुनते हैं रीति रिवाज उसके होने की ऐसी रीति, ये रीति चली आ रही है, ये प्रथा चली आ रही है। ये सारी चीज़ें कई बार हम बोलने में भी सुनते हैं, आम बोलचाल में भी सुनते हैं। उसके बाद कई बार हमें लिखा हुआ भी कहीं कहीं मिलता है। रीति तो क्या होता है? वो रीति होने की विधि या तरीका, आपका जो ढंग होता है होने की विधि या तरीका होता है, वो क्या होता है? आपका रीतिवाचक है। वो रीतिवाचक को बताता है। ठीक है, जैसे कि सुरेश हमेशा सच बोलता है। ठीक है, हमेशा वो क्या बोलता है? सच बोलता है। ठीक है, ये चीज पता चल रही है। ठीक, हमेशा सच बोलता है, हमेशा ही हमें पता चलता है कि वो सच बोलता है। ठीक है, उसी प्रकार से जय अच्छी तरह पढ़ता है। किस तरह पढ़ता है? वो बहुत अच्छी तरह पढ़ता है ना, बहुत अच्छी तरह पढ़ता है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें और भी बना सकते हैं कि सीमा ध्यानपूर्वक पढ़ती है, ऐसा ही बना सकते हैं आप। ठीक है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है ना, कभी झूठ नहीं बोलता है। तो जो चीज़ें निश्चित होती हैं, है ना, निश्चित होती हैं, वो कभी बदलती नहीं है। क्रिया के होने की विधि या तरीका जो है वो आपको क्या बताता है कि वो ये आपको हमेशा सच बोलता है। हमेशा ही हमको पता चलेगा कि इसकी रीति हमको पता चल रही है, इसका ढंग हमको पता चल रहा है। जैसे चलना, मैंने यहाँ लिखा है चलना है, अच्छी तरह है, ध्यानपूर्वक है, धीरे धीरे, ये हमको क्या पता चल रहा है? रीति पता चल रही है ना। तो इसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक, है ना। रीतिवाचक ये हमारा हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैंने सिर्फ यहाँ पे कालवाचक लिखा है, रीतिवाचक लिखा है, आप इसके आगे क्रिया विशेषण जोड़ सकते हो। मैंने यही लिखा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण मैंने ऊपर में दे दिया, आपको परिभाषा दे दी। इसके साथ साथ आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे
कालवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लिखेंगे। ठीक है, स्थानवाचक का मैंने यहाँ पर उदाहरण ये दिया हुआ है। ठीक है, क्रिया के होने का स्थान जिससे हमें पता चलता है, जिससे हमें क्रिया के होने का स्थान पता चलता है। ठीक है, स्थान में क्या है, आप जैसे अंदर, वो घर के अंदर बैठी है। ठीक है, मैं घूमने बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, वहां से दाहिनी ओर मुड़ जाना है ना, सड़क के दाहिनी ओर से मुड़ जाना, आकर मेरी बाईं तरफ बैठो। इस तरीके से जब हम स्थान के बारे में बताते हैं, स्थान से संबंधित हम जब कोई उदाहरण देते हैं, तब वो क्या हो गया आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तुम्हारी कलम टेबल के ऊपर रखी है, तुम्हारी कलम टेबल पर रखी है। कहीं पर आप बता रहे हैं कि वहां रखी हूँ, वहां ऊपर छत पर मेरी किताब है, तो जो भी आप बता रहे हैं कहाँ पर है, किस स्थान पर है आप, है ना, आपके ऊपर है, ऊपर या घर में नीचे कमरे में रखी है, ऊपर रखी है या नीचे रखी है, या आप स्थान बता रहे हैं अंदर है बाहर है, आप स्थान के बारे में बता रहे हैं, तब आपका आएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब हम जानते हैं थोड़ा सा परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाण क्या है, परिमाण के भी नाम से जैसा कि स्पष्ट है कि परिमाण में संख्या या मात्रा। ठीक है, संख्या या मात्रा जो होता है, जो हम बताते हैं, संख्या और मात्रा को लेकर के जो हम वाक्य बनाएंगे, जो हम शब्द सुनते हैं देखते हैं, वो सारी चीजें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगी। जैसे इसमें अधिक और पर्याप्त है ना, उसके पास घर बनाने के लिए पर्याप्त पैसा है ना। फिर उसके बाद आप इसमें अधिक को लेकर भी बना सकते हैं, अधिक को लेकर ही वो उसके पास बहुत अधिक सामान है, तो ये भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का सामान में ले सकते हैं, या किसी उसके पास बहुत अधिक किताबें हैं। ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं, लाइब्रेरी में बहुत अधिक किताबें होती हैं, या पर्याप्त मात्रा में किताबें, या कुछ भी पर्याप्त को लेकर भी आप बना सकते हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं किताबें खरीदने के लिए, पर्याप्त पैसे, या मेरे पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। किसी भी चीज़ की हम संख्या को बता रहे हैं, परिमाण को बता रहे हैं, मात्रा को बता रहे हैं, तो वो आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनके परिभाषा देते हुए, चाहे वो कोई भी क्रिया विशेषण हो, चाहे वो कालवाचक हो, चाहे वो रीतिवाचक हो, चाहे स्थानवाचक हो, परिमाणवाचक हो, मैंने एक एक लाइन में ही बस आपको लिखा, और अक्सर मैं छोटी छोटी परिभाषा ही लेकर के आती हूँ आपके लिए। बस चाहती हूँ कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सके और बार बार सुने उसको, और बार बार मैं दोहराती भी हूँ हर वाक्य को, हर शब्द को, कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकें और बहुत अच्छे से याद कर सके, है ना। स्थानवाचक क्रिया के होने का स्थान है, परिमाणवाचक उसी क्या बताता है, हमें संख्या बताता है, परिमाण बताता है। ठीक है, फिर हमारा ये जो रीतिवाचक में हमने देख लिया है, उसकी विधि या तरीका हमें पता चलता है। ठीक है, फिर हमने देख लिया है कालवाचक में हमें क्या क्या पता चलता है, क्रिया के होने का समय पता चलता है। ठीक है, यहाँ मैंने ये लिख दिए हैं, एक कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। यहाँ पर मैंने अर्थ के आधार पर ये चारों जो भेद हैं वो लिख दिए हैं। इसके बाद हम अगले अंक में आगे बढ़ेंगे। मैंने परिभाषा आपको बता दी है, कुछ उदाहरण भी आपको बताए हैं, और इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करिए कि हम किस किस तरीके से और अपने उदाहरण बना सकते हैं, और अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए। जो भी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, 10 मिनट में ही सीख रहे हैं आप, और ये 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आप इसे पूरा समझ जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते रहिए, और शेयर भी करते रहिए हमारे वीडियोज़। और आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।